नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 10वीं कक्षा के हिंदी मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं, आज उनके लिए हम एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। और वो चैप्टर है 10वां, और जिसका नाम है वृत्त, सर्कल। सर्कल सबसे पहले तो देखना हमने कि सर्कल होता क्या है जी। सर्कल लगाना सबने आता है कि वृत्त हो गया भाई इस प्रकार। ऐसे हमने एक वृत्त खींच दिया। इसे जो हमने ये वृत्त बनाया है, ये वृत्त है जो उन बिंदुओं का समूह है। इसके ऊपर इतने सारे बिंदु हैं एक दूसरे के आपस में दूरी, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर जी अनेक बिंदुओं का समूह है, जो एक निश्चित बिंदु, जैसे हमारा बीच के अंदर हमने प्रकार के नोक रखते हैं, इस निश्चित बिंदु से ये सारा का सारा टोटल जो बिंदुओं का समूह है वो एक समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित एक बिंदु का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, वो क्या कहलाता है हमारा जी? सर्कल, यानी कि वृत्त कहलाता है जी। तो हमने क्या किया जी, यहाँ तक यहाँ लग की जो हम प्रकार खोले कर चाप लगा वहाँ, तो यहाँ तक यहाँ लग की जो दूरी है हमारी, इसको हम वृत्त की क्या बोलते हैं जी? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या इसे हम बोलते हैं। केंद्र से और वृत्त की जहाँ चाप लगी है उनके बीच की जो डिस्टेंस, यानी कि जो दूरी है, वह दूरी हमारी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। लेकिन यही त्रिज्या यहाँ से केंद्र से गुजर के सामने यदि चली जाती है, अगले बिंदु वृत्त के किसी और बिंदु पर जाके मिलती है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ तक लेकर यहाँ तक के पूरे को क्या नाम देंगे जी हम जी? वृत्त का व्यास। एक और मेन बात है, जो हमने ये वृत्त का व्यास बनाया है जो केंद्र से होके गुजरता है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं भाई। जीवाएं क्या होती हैं? वृत्त के अंदर कोई भी दो बिंदुओं को मिला दो, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनको यदि मैं मिलाता हूँ तो ये एक वृत्त की जीवा कहलाती है जी। इसको यहाँ इस प्रकार मिलाता हूँ तो ये वृत्त की जीवा है जी। इस प्रकार अनंत जीवाएं हम इस प्रकार इधर भी और इधर भी मिला सकते हैं। अब देखना क्या है कि जीवा तो ये भी आई है, लेकिन ये वो जीवा है जो इस वृत्त की पूरे के पूरे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जी। इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होती, और इस जीवा का नाम क्या कहते हैं हम जी? वृत्त का व्यास। तो ये वृत्त का व्यास है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक भाग नीचे रह गया और एक ऊपर रह गया भाई। एक मोटी बात इसके अंदर और बता देता हूं मैं, इस वृत्त के ऊपर कहीं भी एक बिंदु, अर्धवृत्त की चाप के ऊपर जी, आधे वृत्त की चाप के ऊपर जी, कहीं भी कोई भी बिंदु यदि हम लेते हैं, जैसे हमने एक बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी इसको मिलाएं और इसको मिलाएं जी। जो यहां पर एंगल बनता है ना, ये कोण जो बनता है, यहां पर ये कोण बनता है जी हमेशा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त की चाप के ऊपर है जी। चाप के ऊपर कोई बिंदु है और व्यास के दोनों सिरों के साथ में इसको मिलाया गया है। इस प्रकार मिलाने से जो आधे वृत्त के अंदर जी कोण बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनता है हमेशा। क्यों बनता है ये अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं जी। क्योंकि देखो, यहाँ का सिरा और यहाँ का सिरा जब हम केंद्र से मिलाते हैं, तो केंद्र से मिलाने के बाद जी क्या होता है जी, इस चाप के द्वारा ये सिरा और ये सिरा जब केंद्र के साथ मिलाते हैं, तो ये वाला एंगल जो हमारा बनता है, ये बनता है जी हमारा 180 डिग्री का। सबने पता है भाई, इस प्रकार 180 डिग्री का एंगल बने है जी। और यही चाप मतलब यहाँ तक यहाँ जाके दोनों सिरे जब हम किसी भी अर्धवृत्त में मिलाते हैं, इधर अर्धवृत्त मिलाए या यहाँ पर मिलाए, तो यहाँ पर कोण कितना का बना हमारा जी? 90 डिग्री का। तो हमेशा किसी चाप, वृत्त की कोई भी चाप है और उसके दोनों सिरों को यदि हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, तो केंद्र पे कोण हमेशा डबल होता है, और उसी चाप के द्वारा इस अर्धवृत्त की चाप के ऊपर जी, मतलब इस चाप के ऊपर कहीं भी किसी बिंदु पर बना कोण जो बनेगा इसी चाप के द्वारा, तो वो बनेगा जी उसका हाफ, उसका आधा कोण बनेगा। यहाँ पर 180 का, तो यहाँ पर कितना का बनता है हमारा जी? 90 डिग्री का। इस प्रकार के हमारे पिछली क्लासेज में, यानी कि 10th 9th क्लास में पहले इस प्रकार का सम होया करता कि सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा कितने का बनता है जी? 90 डिग्री का। वो इस प्रकार बनता है भाई, इसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 180 का, और इसी चाप के द्वारा जी अर्धवृत्त में अंतरित कोण हो गया जो हमारा 90 डिग्री का बनेगा जी। इनका तुमने पता लग गया कि इनको हम क्या बोलेंगे जी? जीवा। ये सारे की सारी जीवाएं होती हैं जी। अब चले जी हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर, जो खासकर इस चैप्टर से रिलेटिव है जी। तो यदि हम वृत्त लेते हैं और वृत्त पर कोई बिंदु ले जी हम, जैसे कि अपने ये बिंदु ले लिया, इसका नाम क्या देख दिया हमने जी? पी रख दिया भाई। और पी बिंदु पे क्या किया जी हमने? पी बिंदु से हमने
एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, और P बिंदु पर जो हमारी स्पर्श रेखा हमने खींची है, इस स्पर्श रेखा से जाने वाली जो त्रिज्या होगी जी, यानी कि केंद्र से जाके जो मिलेगी जी, ये त्रिज्या के ऊपर हमेशा लंब होती है जी। यानी कि कोई वृत्त है और वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पर जाने वाली जो हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या फिर ये जो त्रिज्या होती है इस पे लंब है जो स्पर्श रेखा है, या फिर इसके ऊपर लंब है जी, दोनों बोल उसका। हाँ जी, जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब, जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब, यानी एक दूसरे के ऊपर ये लंब होती हैं जी। कहने का मतलब है जी, केंद्र से केंद्र को यदि हम किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वहां पर हमेशा जी कोण बनता है जी 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा जी, 90 डिग्री का तैयार होगा भाई। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो एक हमारी थ्योरम भी है, हमारी एक प्रमेय है, जिसको कौन सी प्रमेय है जी, 10.1। तो 10.1 में ये बोला गया है कि मतलब यदि कोई स्पर्श रेखा खींचा, हाँ, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाओगे स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो हमने प्रूव करके भी दिखाएंगे हम आपको। ये 10.1 थ्योरम है। इस चैप्टर के अंदर दो ही थ्योरम है, 10.1 और 10.2 जी। उसके बाद भाई यदि वृत्त के ऊपर हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी तो एक बात और बोलते हैं, खासकर जो ज्यादातर प्रमेय नंबर 2 में हमने मिलेगी जी, एक सर्कल है हमारा और सर्कल का बाहर कोई आपने बिंदु ले लिया भाई, ये बिंदु हमने ले लिया, वृत्त तो बाहर है जी, वृत्त के बाह्य बिंदु की कोई भी नाम इसका हमने टेक दिया, P ही टेक किया जी। तो P बिंदु तय वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच कहाँ, तो यदि मैं इसको इस प्रकार मिलाता हूँ और इसको इस प्रकार मिलाता हूँ तो वृत्त की इस प्रकार जी हमारी 2 स्पर्श रेखाएं जाएंगी जी। और इसको याद भी रखना है, वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान भी होती हैं और साथ में वो दोनों बराबर भी होती हैं जी, और 2 ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ऐसा हम 10.2 थ्योरम में सिद्ध करेंगे इसी चैप्टर के अंदर जी। क्या सिद्ध करेंगे जी, कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया है और इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, और खासकर हम बाह्य बिंदु तक 2 ही स्पर्श रेखा खींचकर तीसरी खींचने की कोशिश भी करांगे तो वह छेदक रेखा जाएगी ऐसे, यानी कि वृत्त को काटेगी जी, और काटने वाले नहीं, हमको तो स्पर्श करने वाली भी चाहिए भाई। पहली बात क्या थी जी, जो हमने वृत्त खींचा है, वृत्त की जो केंद्र तक यहाँ तक की दूरी है वह क्या बन गई हमारी वृत्त की त्रिज्या। आर बार जाने वाला जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा उसको हम जीवा बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और वो वृत्त का व्यास भी होता है जो वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है। और वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि के ऊपर कोई बिंदु ले यहाँ और इस व्यास के दोनों सिरों को मिलाते हैं तो वहां पर हमेशा कोण बनेगा जी 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। चाहे इधर बना लो जी, ऐसे भी मिला सकते हैं जी, आप इन दोनों सिरों को कहीं भी मिला दो जी, वो मर्जी है तुम्हारी जी, यानी कि अर्धवृत्त में हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनता है। और क्या बताया है जी, यदि स्पर्श रेखा के किसी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या हम खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। ये हमारी 10.1 थ्योरम यदि हमने इस प्रकार दिए हुए तो ये तो अब 10.1 के अंदर हमने इसको प्रूव करके दिखाना है भाई। उसके बाद 10.2 में क्या सिद्ध करना है कि कोई बाह्य बिंदु तो यदि हम स्पर्श रेखा खींचा उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अब स्पर्श रेखा कितनी कितनी वृत्त के ऊपर खींची जा सकती हैं पहले वो देखते हैं जी। माना हमने एक वृत्त ले लिया, अब वृत्त के बारे में मैंने आपको बताया है कि वृत्त है जो अनेक बिंदुओं का समूह है, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत होते हैं जो बिंदु जी। यदि एक बिंदु के ऊपर आप स्पर्श रेखा खींचांगे तो एक स्पर्श रेखा एक स्पर्श बिंदु पे जी सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही हम खींच कहाँ जी, वृत्त के एक बिंदु पर जी केवल और केवल जी सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही जा सकती है जी। और वृत्त क्या है, वृत्त है अनेक बहुत सारे बिंदुओं का समूह जी, अनेक बिंदुओं का समूह जी, अनंत बिंदुओं का समूह है जी। जब अनंत बिंदु इसके ऊपर है तो इस प्रकार जी हम अनंत स्पर्श रेखाएं इस वृत्त के ऊपर खींच कहाँ जी, ऐसे जी किसी भी एक बिंदु पर जी एक स्पर्श रेखा जब आती है तो वृत्त के ऊपर जी हम बहुत सारे यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जी। लेकिन यार ये पूछता है भाई वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, और वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच कहाँ, फिर तो भाई मालूम है नहीं, फिर तो अनंत होती हैं भाई। और मेन बात जी, यदि हमने एक सर्कल लिया और सर्कल पे क्या किया जी, हमने एक स्पर्श रेखा खींची जी, ये स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जा रही है जी, तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींचना, जिसको आप पैरेलल बोलेगा भाई, स्पर्श रेखाएं कितनी खींचना, लेकिन वो पैरेलल भी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए। जैसे हम ऐसे तो खींचा तो वो इसके समांतर नहीं होगी, तो यदि इधर खींचा है इस प्रकार जी तो ये इसके समांतर रेखा गई जी, और समांतर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार जी हम सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसा भी एक नंबर में पूछा जा सके है कि वृत्त के ऊपर जी 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
और वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच, कहाँ और खींचेंगे तो छेदक रेखा होगी जी। स्पर्श रेखाएं और गलत समांतर होगी, वो भी 2 खींच, कहाँ जी। वृत्त के ऊपर जी कितनी स्पर्श रेखा खींच, कहाँ, क्योंकि वृत्त अनेक बिंदुओं का समूह है तो अनंत स्पर्श रेखा खींच, कहाँ जी। और वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच, कहाँ, तो एक बिंदु पर तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं जी। और मेन बात भाई, यदि हमने सर्कल का एक पॉइंट ले लिया, सर्कल का कोई भी पॉइंट लिया हमने, जैसे ये बिंदु ले लिया जी, और ये वाला बिंदु जी, और यहां पर हमने स्पर्श रेखा खींच रखी, ये जो स्पर्श बिंदु है ना, ये हमारी इस रेखा का भी स्पर्श बिंदु है भाई। इस रेखा जो स्पर्श रेखाई है उसके ऊपर भी ये बिंदु है, और जो सर्कल हमने बना रखा है जी, सर्कल का भी बिंदु है जी। यानी कि इसका और इस सर्कल का दोनों का ये साझा बिंदु है, जिसको आप बोला हाँ जी उभयनिष्ठ बिंदु। और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं जी, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नहीं तो उसको बोलते हैं जी आप स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा का और किसका जी, वृत्त का, दनुआ का जो साझा बिंदु, जो उभयनिष्ठ जो दनुआ में है जी, इसमें भी और सर्कल में भी जी, दनुआ में जो स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका भी तुमने ध्यान रखना है भाई। और जी आप वृत्त की भाई अर्जुन स्पर्श करने की बजाय जी आप ऐसे रेखा खींचाने कोई जी, इस रेखा का नाम लेते हैं हम जी इसकी वृत्त की प्रतिच्छेदित रेखा। क्यों है जी प्रतिच्छेदित रेखा, क्योंकि यह वृत्त को काट गए भाई 2 बिंदुओं पे, एक पे नहीं काटे, दो पे काटे जी, यहाँ पर एक पे था, यहाँ पर 2 पे, एक यहाँ पर कटे, एक यहाँ पर कटे। तो इस रेखा का नाम क्या लेंगे आप, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन जो आप इंग्लिश में बोलना है इसको जी। तो प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करती है जी, प्रतिच्छेदित करती है, इसका नाम छेदक रेखा देते हैं जी। तो इस प्रकार के सम सवाल हमने इसके अंदर सिद्ध भी करने हैं 2 थ्योरम तो भाई। और पहली एक्सरसाइज ले मैं तो आपको लेके चलता हूं पहली एक्सरसाइज के ऊपर जी। पहली एक्सरसाइज में क्या क्या दिया है उसको हम हल करेंगे। ये है भाई तुम्हारा मैथ एक्सरसाइज है 10.1। तो पहले का यदि हम आंसर देते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऐसा एक नंबर में पूछा भी जा चुका है पहले भी। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, इन्होंने ये नहीं बोला कि एक बिंदु पर, इन्होंने बोले वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जो वृत्त तो अनेक बिंदु का समूह है, तो अनेक बिंदु का समूह है तो वृत्त के ऊपर जी अनेक स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सका, क्योंकि जी वृत्त है जो अनेक बिंदुओं का समूह है। ये केवल मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम की अलग से बनाएंगे जी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, जैसे कि ये हो गया यहाँ पर जी, इसके ऊपर देखिए ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी जी। इन्होंने बोला है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे खाली स्थान दे रखे यहाँ पर जी, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कै बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा भाई, देखियो जो वृत्त की छेदक, ये देखो ये बनाया था आपने जी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा ली हमने, ये वृत्त की स्पर्श रेखा कै बिंदु पर काटे इसने, सिर्फ एक बिंदु पर जी। जो स्पर्श रेखा होगी सिर्फ एक बिंदु पर काटेगी जी, जो छेदक रेखा होगी वह कै बिंदु पर काटेगी जी, 2 बिंदुओं पर काटेगी जी। इसका ध्यान रखना है जी। क्या था जी पहला खालिस्तान, ये भी पेपर के अंदर, सारे खालिस्तान पेपर में एक एक नंबर में आए हुए हैं अलग अलग कोडों में भी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कई बिंदुओं पर जी, एक बिंदु पर जी, सिर्फ वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ज्यादा बिंदुओं पर नहीं करती है जी। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे हैं, देखो यह प्रतिच्छेद 2 बिंदुओं पर कर रही है जी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर जी, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे है, तो इस रेखा का नाम क्या लेंगे जी हम, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, या फिर क्या बोलेंगे हम जी इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन जी। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर भी और स्पर्श भी, ये भी मैंने तुम्हारे को बात बता रखी है, देखो यहाँ पर जी समांतर भी होनी चाहिए और गलत स्पर्श भी करके जावे जी। तो ऐसे कितनी रेखाएं खींच कहां जी आप, 2। एक वृत्त की 2 स्पर्श और समांतर रेखाएं, समांतर और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को जी, वृत्त भी ले लिया हमने और उसकी एक स्पर्श रेखा भी ले लिया, उन दोनों का जो साझा बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको क्या नाम दोगे, देखो यहां पर बनाया था मैंने जी, ये स्पर्श रेखा होगी, ये इसका बिंदु हो गया स्पर्श रेखा का, और यही बिंदु किसका है जी, सर्कल का, यानी कि वृत्त का बिंदु भी यही है। इन दनुआ के सांझे बिंदु को, जो दनुआ में है, इसको क्या नाम देंगे आप जी, स्पर्श बिंदु। इसका नाम क्या लिखेंगे हम जी, स्पर्श बिंदु, इसका नाम देंगे हम जी स्पर्श बिंदु। उसके बाद भाई अगला तीसरा सम है हमारे पास जी।
तीसरा सम के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ जी, इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो तीसरा सम इन्होंने दिया है, तो पहले मैं एक बात बता देता हूँ। यदि हम कोई सर्कल खींचा, ये हमने एक वृत्त बना दिया और वृत्त के ऊपर जी एक बिंदु के ऊपर हमने जी स्पर्श रेखा खींच दी, जिसका नाम क्या टेक दिया, यहाँ पर P बिंदु लिख दिया, यहाँ पर A बिंदु लिख दिया। A और P हमारी A बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्त को जी एक स्पर्श रेखा है जी। और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी जी, मैंने ये बात बताई थी इसके अंदर, तो अभी वो भी सिद्ध भी करेंगे हम वो थ्योरम। तो यहाँ पर जो ये त्रिज्या जाएगी, यहाँ पर कै डिग्री का कोण बनाएगी जी, 90 डिग्री का। इसको यदि आगे बढ़ाता हूँ वही बात बनेगी जी, 90 डिग्री का कोण ही बनता है जी। किसके बीच में, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है जी। और केंद्र बिंदु हमारा ये हो गया O जी। और जो O को मैं P के साथ में मिलाता हूं, तो ध्यान रहे बात जी, यहां पर हमारा 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हमारा कर्ण होता है, जिसको आप हम बोल रहे हैं जी कर्ण। सुना है तूने, कर्ण हाइपोटेनिस जिसको बोलना है जी। इन दोनों में कोई बड़ा और कोई छोटा हो सका है भाई, ध्यान रहे बात जी। ये हमारा लंब और आधार का रूप होता है, जिनमें कोई भी लंब है या कोई भी आधार है, हमने कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टिके हैं जी। इसके ऊपर ये आधार ले तो ये लंब हो गया जी, ये लंब ले तो ये आधार हो गया जी। तो यहाँ पर 90 का कोण बने, 90 का कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा हमारा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा ये होती है भाई, जो केंद्र और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, वो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा बन जाएगी हमारी जी, सबसे बड़ी भुजा। अब देखो जी, इस प्रकार का सम 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में हमेशा पूछते हैं, लगभग हर कोड में देते हैं। जैसे कि हमारे पास या वृत्त की जो हमारी त्रिज्या या दे दी, और हमने यह स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। इस स्पर्श रेखा का हमने पता नहीं कितनी है, ये ज्ञात करनी है, या फिर ये दोनों दी हुई है तो ये ज्ञात करनी है, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी जी। तो यहाँ पर जब 90 का कोण बनता है, या तुमने पिछली क्लासों में पढ़ा है एक पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम तैयार किया है। वो क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको जी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने ये बात बोली थी, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए, नहीं था हमने, तो 90 डिग्री का मिलने का बाद उसके अंदर जी दो भुजाओं का जोड़ जी, तीसरी दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ जी, दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम में कहा है, उसने सिद्ध करके दिखाया है जी। अब इनमें छोटी भुजा ये और ये है जी, तो इनका वर्ग करेंगे हम जी, यानी कि जो हमारा OA है इसका स्क्वायर, और प्लस में एक क्या बच गया AP है, AP का स्क्वायर। इन दोनों का जो स्क्वायरों का जो सम होगा वो बराबर किसके होगा जी, बड़ी भुजा यानी कि OP के वर्ग के बराबर आएगा जी। कहने का मतलब है जी, समकोण त्रिभुज के अंदर जी दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या फिर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग के बराबर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं जी। तो ऐसा पाइथागोरस ने बोला था, ऐसा हम पिछली क्लासेज में कर भी चुके हैं जी। अब इसी से रिलेटिव सवाल है जी, हमारा सम दिखा रखा है जी तीसरा। अब तीसरा सम ले तुम्हारे सामने रख दिया भाई, और तीसरा सम में क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली त्रिज्या जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर जी 12 सेंटीमीटर बनता है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। भले ही इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ये पेपर में आ लिया बहुत बार ये भी क्वेश्चन, तो लेकिन पेपर में नहीं भी, यदि ऑप्शन भी नहीं दिए तो 2 या 3 नंबर में मिलेगा, यदि ऑप्शन दिए तो 1 नंबर में ही मिलेगा जी। अब इसी को लेके चलते हैं भाई हम। अब इससे रिलेटिव हमने क्या कर लिया जी, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये मापने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ निकालने के लिए इसकी एक आकृति बना ली। हमने माना कि ये सर्कल हो गया हमारा जी, कै सेंटीमीटर रेडियस का भाई, 5 सेंटीमीटर रेडियस का। माना कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है जी, 5 सेंटीमीटर है। ये O बिंदु ले लिया, उसने करके वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त का बिंदु P यहाँ पर ले लिया हमने जी, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा ये खींच दी भाई। और स्पर्श रेखा कौन सी जी, PQ। यहाँ पर बिंदु का नाम क्या टेक दिया हमने, PQ जी। वृत्त की त्रिज्या कितनी बन गई हमारी, OP कितनी देखिए आ रखी है, 5 सेंटीमीटर। और जो P बिंदु है वो वृत्त के ऊपर बोल रखे इन्होंने, और PQ है जो क्या है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा PQ कर दीजिए। केंद्र O से जाने वाली रेखा, O तक एक रेखा खींचनी है आपने, जाने वाली इस तक एक रेखा खींचनी है जो Q पर मिलती है जाके, तो इसने आप Q के साथ में मिला देते हैं, ऐसे Q के साथ में जाके ये मिल जाती है। और मिलने के बाद जी जो O तक लेके Q लिख की
डिस्टेंस है वह कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ओ तय क्यू लग की जो दूरी है वह कितनी बन गई हमारी जी, 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी तय लेके क्यू लग की जो लंबाई है वो हमने फाइंड करनी है, इसकी कीमत का हमने नहीं पता है भाई। हमने ये तो पक्का पता है कि यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है जी, 90 डिग्री का। वजह क्या है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का बनता है जी, 90 डिग्री का बनता है जी। तो उसके बाद इसको हल करने का तरीका मैंने बताया था भाई पाइथागोरस ने एक बात बोली थी, यदि त्रिभुज समकोण बन जाए जिसका में कोण 90 का बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए, तो उसके अंदर जी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दो। वो कैसे करोगे जी, छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ जी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा भाई। तो सबसे पहले तो हम लिख के चलेंगे जो हमारे पास ट्राइंगल बनी है ओपी क्यू जी, यानी कि त्रिभुज ओपी जो क्यू है, ओपी क्यू में क्या खास बात है जी, जो कोण पी है वो कितने डिग्री का है जी महाराज जी, 90 डिग्री का है भाई। जो पी कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। वजह क्या है 90 डिग्री का होने की जी, ये आप ये भी लिख कहा जी 90 का क्लियर, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोल दो या स्पर्शी बोल दो भाई एक ही बात है, त्रिज्या व स्पर्शी के बीच बना कोण जी, बीच बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब P हमारा कितने डिग्री का बन गया जी, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो त्रिभुज का नाम क्या बन गया जी, समकोण त्रिभुज। इसलिए क्या लिखेंगे आप जी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू ले लो भाई। ओपी क्यू में किसका यूज कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या निकाल लेंगे हमने जी, छोटी भुजा कौन सी, एक तो ओपी है भाई, अब तो लिख दिया हमने जी एक तो ओपी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने बोले हैं, और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। इन दोनों का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा जी, ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर आएगा भाई। अब जिसकी भी वैल्यू हमारे पास वो पुट कर दो। ओपी की वैल्यू है हमारे पास जी 5 है भाई, 5 का स्क्वायर लिख दिया, और प्लस में पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की तो निकालनी है भाई, तो पी क्यू यूं कहीं लिख दिया, पी क्यू का स्क्वायर, और बराबर में ओ क्यू, ओ तय क्यू लग जीवा कितना हमारा जी 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर यदि हम करते हैं कितना आएगा जी 25, और प्लस में जी पी क्यू का स्क्वायर यूं कहीं, और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 144। अब हमने पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 25 यहाँ पर प्लस का परे उठा के ले जाओ भाई, इसको माइनस का हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी 144, और माइनस का हो जाएगा 25, और घटाने के बाद घटा दिया 144 में से 25 घटाओगे तो यहाँ पर हमारा पी क्यू का स्क्वायर यूं का यूं, और बराबर में कीमत कितनी बच गई, 144 में से 25 घटाओगे तो 25 जाने के बाद जी मेरे ख्याल से 119 बचने वाले हैं जी। ऐसे घटा के दिखा दियो, गलत ना करियो भाई जल्दबाजी में, ऐसे घटा के अलग से रफ कार्य में कर देना। तो 14 में से 5 गए तो हमारे 9 ही बचने वाले हैं, 13 में से 2 घटाओगे तो हमारे पास 11 ही बचने वाले हैं जी, तो यानी कि 119 बच गया भाई। और 100 ये जो स्क्वायर है परे जगह स्क्वायर रूट कर दे भाई, तो पता होगा शायद तुमने, तो पी क्यू बराबर किसके आ जाएगा जी 119 का स्क्वायर रूट जी। अब 119 स्क्वायर रूट जो इसका निकालना, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है हमारा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं है भाई। पूर्ण वर्ग संख्या तो जो 100 है, चाहे फिर 100 कितना जाएगा जी 11 11 121 जाएगा, 121 के बाद तो 144 फिर जाएगा, लेकिन 119 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने निकालना यही था, जिसके पीछे क्या लगा दिया सेंटीमीटर जी। इन्होंने पूछा क्या था वो देखो जी, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू की लंबाई हमारे पास यहाँ पर देख सको जी तुम, ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, वर्गमूल 119 सेंटीमीटर जी। ये कौन सा सम था हमारा जी, पहली एक्सरसाइज का तीसरा। अब चौथा सम और देखियो भाई, चौथा भी बड़ा आता तो है नहीं पेपर में, वैसे बता देता हूँ। एक वृत्त खींचिए, खींच लियो भाई, वृत्त खींचने के लिए इनती बोल दिया, और कोई मापना नहीं है इसको, मापने वाली बात नहीं है, अपनी मर्जी से हाथ गला बनाना हुआ हाथ के साथ बना दियो, नहीं तो भाई प्रकार के साथ बना लियो। एक वृत्त खींचिए, दो और क्या रखा, दो एक दी हुई रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं खींचिए, इनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो जी। एक वृत्त खींचिए और क्या कर रखा जी, एक दी हुई रेखा के, एक रेखा ले लो भाई कोई भी, जैसे कि इधर भी खींच कहाँ, इधर भी खींच कहाँ, ऊपर भी खींच कहाँ, साइड में खींच कहाँ भाई, इसका ध्यान देखना, यहाँ भी या इधर जी। जैसे हमारे पास जी एक तो सर्कल दे दिया, सर्कल कौन सा दे दिया, ये वाला, केंद्र क्या ले लिया ओ जी, और जो स्पर्श रेखा दे रख नहीं स्पर्श रेखा सॉरी एक रेखा दे रखी उसका नाम क्या टेक लिया हमने जी एल। एक वृत्त है और एक में हमने क्या ले लिया जी, एक रेखा ले ली, या रेखा दे है ये सर्कल दिया है जी। इन्हें क्या रखा जी, इस रेखा के समांतर आपने क्या करना है,
इस वृत्त के समांतर, इस वृत्त को स्पर्श करते हुए और छेदक करते हुए रेखा खींचो 2 और जो इसके समांतर होनी चाहिए। तो कैसे खींच दो, ऊपर खींचांगे इस प्रकार जी तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, बीच को काटांगे तो वह क्या हो जाएगी जी, छेदक रेखा हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ ही इधर खींच दो जी, इस प्रकार सीधे रूप में खींचना भाई। इसका नाम क्या टेक दिया जी, एम। अब एम इसका नाम टेक किया तो इसका मतलब क्या है जी, जो हमारी एम है वह किसके पैरेलल है जी, एल के। जो एम है वो एल के पैरेलल है और साथ में क्या चीज है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। एम पैरेलल टू एल है, यानी कि एम है जो एल के समांतर है, तथा वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, एक तो स्पर्श करते हुए खींचनी थी या दी हुई रेखा थी, ये दी हुई रेखा थी, इसके समांतर हमने एक ऐसी रेखा खींचनी थी जो वृत्त को स्पर्श करती हो, तो खींच दी हमने। एम पैरेलल टू एल होगी जी हमारी जी, या एम है जो इसके समांतर होगी और साथ में इसको क्या करती है जी, स्पर्श करती है। एक छेदक रेखा खींचो लेकिन समांतर इसी की होनी चाहिए, तो कर दो इसको, बीच को काटते हुए खींच दो जी। जैसे यहाँ को खींची हमने जी एक रेखा, तो जैसे हमारा ये एल था, एम था, इसका नाम क्या टेक दिया हमने जी, एन। अब इसका नाम क्या दोगे जी, जो हमारा एन है वो किसके समांतर खींची गई है जी, एल के जी। जो एन है वो समांतर किसके हैं, एल के। और साथ में क्या खास बात है, ये वृत्त की छेदक रेखा भी है। जो वृत्त की छेदक रेखा है, तो यही हमने बताना था भाई। ये शायद पेपर में ऐसी प्रकार की बातें नहीं पूछते हैं। तो एक सर्कल दिया था, एक दी हुई रेखा याद, या दी हुई रेखा हमने ये हमारी पास ही आओगे जी, ये हमारा क्या हो गया सर्कल जी। इन्होंने कहा था 2 रेखाएं खींचो, ऐसी 2 रेखाएं खींचो जो वृत्त को स्पर्श भी करती हो और इसके समांतर हो, जो वृत्त को छेदक भी काटती भी हो और इसके समांतर हो। हमने यह स्पर्श करते हुए एम रेखा खींची जो एल के समांतर है जी, और साथ में इसको एक बिंदु पर स्पर्श करिए, कोई भी नाम टेक दीजिए, जैसे हमने इसको पी नाम दे दिया। और आपने क्या कर दिया जी, एक एन रेखा खींची जो छेदक रेखा है जी, एल के समांतर है रिया, जो वृत्त को कई बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं में, इसका नाम भी टेक इसका, जैसे हमारे ये ए बिंदु और या बी, जो ए और बिंदुओं पर, ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये था हमारा चौथा सम। इसमें से 100% हर कोड के अंदर जी एक एक नंबर का तो श्योरली मिलेगा, 2 नंबर में 3 नंबर में भी इसमें कोई ना कोई सम दे सकते हैं जी। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी पहले भाई, कंठस्थ याद करने की थी अच्छी तरह से, तो समझ के बस। पहली हमारी थ्योरम है 10.1, इसको हम कवर करेंगे कल को। तो 10.1 के जितने भी सम थे वो तुम्हारे को बता दिए। तो भाई ये सबसे पहली वीडियो है 10th क्लास के लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर ना डाल के सीधे, क्योंकि सिंपल ही सम दिए हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए। जो भी सम नहीं आया तो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। और हिंदी मीडियम के हर बच्चों से रिक्वेस्ट है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को अपने यार दोस्त जो भी हैं उनके साथ में अपनी वीडियो को साझा करें और साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें भाई। तो हमारा ये आपसे मतलब यही कोशिश रहेगी, जो कि हर बच्चा जो हमारी इस वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की जो भी बनेगी हर रोज़ देखेगा, तो अरे फेल होना तो बहुत दूर की बात है, कि मतलब 60% से ऊपर नंबर जाएंगे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के भी। सिर्फ सुनना है, साथ में कापी पेन उठा के साथ में बैठ जा करो भाई, जो भी बातें हैं वो नोट कर लिया करो इसके अंदर से जी। ये सवाल जो मैंने करवाया है ये 3 नंबर में 2 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है जी, इसको अच्छी प्रकार से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।